देखिए, आज हिंदी में हम आप सबको समास पढ़ा रहे थे, जिसमें से आज आखिरी समास बहुब्रीहि समास बताएंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? देखिए, बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इसमें अंतर बताया जाएगा। क्या अंतर है बहुब्रीहि और कर्मधारय में? अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि समास पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सबको बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर बता देंगे। जैसे बहुब्रीहि समास में क्या होता है? एक पूर्व पद एक उत्तर पद होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद में प्रधान होता है। यानी कि एक विशेषण और एक विशेष मिलकर के जो बहुब्रीहि समास का जो है वर्णन करते हैं, बहुब्रीहि समास का उल्लेख करते हैं। यह कह सकते हैं, इसकी परिभाषा है, जिस सामासिक शब्द में देखिए, बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है? जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और जिसमें समस्त पद के अर्थ और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त समस्त पद के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन कह रहा है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और जो समस्त पद के अर्थ जो है समस्त पद के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, जिसका सांकेतिक अर्थ का प्रधान हो। जैसे कह दिया जाए कि नीलकंठ, नील है कंठ, जिसका अर्थात शिव क्या है? प्रधान हो गए, जिसका अर्थात बन रहा है ना। तो जैसे कह दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि नीलकंठ, जैसे कह दिया जाए नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ को लिख सकते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन?
शिव, अर्थात कौन? शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। देखिए, जिसका कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, शिव क्या है? प्रधान है। सांकेतिक अर्थ है, संकेत में बताया गया अर्थ क्या हो? प्रधान हो। तो जैसे नीलकंठ का दिया, नीला है कंठ जिसका, नीला है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास हो गया। ये चंद्रमौली, चंद्र मौली, ये चंद्रमौली में कहा दिया जाए, चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र, चंद्र है, चंद्र है सिर पर जिसके, जिसके, जिसके अर्थात शंकर न, शिव शंकर, अर्थात नैथा शंकर। चंद्रमणि, 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 चंद्र है चंद्रमणि, चंद्रमणि ने चक्रपाणि है, चक्रपाणि है, मैंने लिख दिया हूं। जैसे आ जाए चक्रपाणि, 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 चक्र है, पाणि, पाणि माने क्या होता है? पाणि माने पाणि, चक्र है, पाणि, पाणि मतलब हाथ, चक्र पाणि, चक्र है पाणि, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु, चक्र है पाणि, चक्र है पाणि में, जिसमें अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। सुलोचना, 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 सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात नारी, सुंदर है लोचन जिसके, जिसके अर्थात नारी, नारी भी एक प्रधान है ना। अब देखिए बहुब्रीहि के भेद, बहुब्रीहि समास के प्रकार, बहुब्रीहि समास 4 प्रकार के होते हैं। एक समान अधिकरण, एक व्यधिकरण, तीसरा तुल्य योग और चौथा व्यतिहार। बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समान अधिकार, समान अधिकार मतलब कि समान व्यक्ति वाले शब्द, यानी कि समान
विभक्ति, समान विभक्ति वाले शब्द। नंबर 2, व्यधिकरण, व्यधिकरण। व्यधिकरण क्या बोलते हैं? असमान विभक्त वाले शब्द व्यधिकरण बोलते हैं। असमान विभक्ति वाले शब्द। नंबर 3 है तुल्य योग। तुल्य योग जिसको कहते हैं पहला पद सबोधक हो, जिसका पहला पद सहबोधक हो। क्या हो? पहला पद सहबोधक। हाँ। चौथा है व्यतिहार। चौथा है व्यतिहार। व्यतिहार व्यतिहार मतलब कि घात प्रतिघात सूचक जिसमें हो, घात प्रतिघात सूचक जिसमें हो, इसमें घात प्रतिघात सूचक हो। क्या हो? सूचक हो। घात प्रतिघात सूचक हो। देखिए अब जैसे कि इसका ग्राफीय रूप से कहा जाए, बहुब्री समास का ग्राफीय रूप बताइए, तो ऐसे यहाँ बहुब्री बना लीजिएगा। बहुब्रीह समास। बहुब्री समास में जो है पहला पद पूर्व पद होगा, एक पूर्व पद होगा, एक क्या होगा? उत्तर पद होगा। उत्तर पद होगा। पूर्व पद भी अप्रधान रहेगा इसमें। पूर्व पद क्या रहे? प्रधान। और उत्तर पद ही अप्रधान रहेगा इसमें। उत्तर पद ही अप्रधान। इसमें पूर्व पद अप्रधान रहेगा, उत्तर पद अप्रधान रहेगा। इन दोनों को मिलने से तीसरा पद प्रधान हो, तो इन दोनों के मिलने से क्या हो? एक तीसरा पद प्रधान हो जाए। प्रधान हो, जब तीसरा पद प्रधान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास। देखिए जैसे कि जब पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद अप्रधान हो, उत्तर पद अप्रधान हो, अप्रधान अप्रधान मिल करके एक तीसरा पद प्रधान का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रधान का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये रहा बहुब्रीहि समास। जितना
था, हमने आप सबको बहुब्रीहि समास बता दिए। अब आप सबको बताएंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है, या कर्मधारय द्वंद्व समास में अंतर बता दें, द्विगु समास में अंतर बता दें, उसके बाद कर्मधारय बहुब्रीहि समास में अंतर बता देंगे। देखिए अब जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर देख लीजिए। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर क्या है? देखिए कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है। देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर क्या है? देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है कि कर्मधारय समास में समस्त पद का एक समस्त पद का एक पद समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है, और दूसरा विशेष होता है। परंतु द्विगु समास में द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और संख्यावाचक विशेषण जो कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, दूसरा पद विशेष होता है। देखिए पहला अंतर दिख गया ना कि कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष से होता है। परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषक होता है। इसमें पहले कर्मधारय में गुणवाचक होता है, द्विगु क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद दोनों में दूसरा पद विशेष रहेंगे। इसमें कर्मधारय में जो है पहला पद गुणवाचक विशेषण होगा, इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा, यह ध्यान रखिएगा, यही अंतर है। ठीक, जैसे कह दिया जाए परमानंद क्या
परमानंद, जैसे परमानंद, प्रेमानंद नहीं, परमानंद है, परमानंद। जैसे परमानंद, परम आनंद, क्या? परम आनंद, परमानंद, परम आनंद। देखिए ये कौन समास का कर्मधारय हो रहा है? देखिए इसमें परम गुणवाचक विशेषण हो रहा है, आनंद तो आनंद ही है, विशेष है, ये तो बहुत आनंद है, ठीक है। परमानंद कौन सा समास हो गया? कर्म धारय समास, परम आनंद। जैसे कह दिया जाए, हाँ परम आनंद है। जैसे कह दिया जाए चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण। देखिए चतुर्वर्ण जिसमें 4 वर्ण, 4, देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है, 4 संख्यावाचक हो गया, वर्ण एक विशेषण हो गया, विशेष से हो गया, वर्ण क्या है, विशेष से है, इसलिए कौन सा द्विगु समास हो, कौन सा हो गया? द्विगु समास, द्विगु समास, सास में समास। अब देखिए अभी तक कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर बताया, अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देख लीजिए। कर्म धारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है? कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेष होता है, जिसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ। बहुब्रीहि में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है। देखिए कर्मधारय, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद का एक पद, समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, दूसरे का विशेषण होता है, तथा बहुव्रीहि समास तथा बहुव्रीहि समास में समस्त पद, समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष, दोनों पदों में विशेषण विशेष, विशेषण विशेष
विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है। संधि और समास के अंतर, जैसे कि देखिए हम कह दे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलकंठ, नीला कंठ, ये हुआ कर्मधारय। क्या हुआ? कर्मधारय समास। दूसरा हुआ नीलकंठ, फिर दूसरा हुआ हमारा नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या? अर्थात शिव। देखिए इसमें विशेषण और विशेष का कोई संबंध नहीं है, विशेषण और विशेष का कोई संबंध नहीं है, और इसमें विशेषण और विशेष का संबंध भी है, ठीक है। जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है वो कौन समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन समास होगा? हाँ, बहुब्रीहि समास। समझ आ रहा है? ये रहा आप सबका समास का पूरा लेखा जोखा हमने बता दिए। समास आज समाप्त हो चुका। समास के बाद अब आप सबका चलेगा, कल जो पढ़ाया जाएगा तत्सम और तद्भव पढ़ाया जाएगा। अब जितना समास के बारे में था पूरा विस्तार से हमने वर्णन कर दिया। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो रहा है। समास संधि में जितना पढ़ाया हूँ उसी में से आएगा, लगभग 90% उम्मीद है क्वेश्चन उसी में से आ जाए हमारा। और आप सब सही पढ़िएगा, जहाँ न समझ आएगा बताइएगा, उसे समझाने का प्रयास करेंगे।